Hello students, good morning. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry and you are watching my channel K for Chemistry. आज हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और वी कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे और जानेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो किसी भी एलिमेंट में क्रिएट कैसे होती है। तो आप देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसके कारण, इस मूवमेंट के कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो एक बात तो यहाँ ये तय है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब दूसरा यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के कितने तरीके के हैं? तो दो तरीके के हैं। एक तो वो स्पिन मोशन करता है जो अपनी ही एक्सिस के ऊपर करता है, दूसरा वो ऑर्बिटल मोशन भी करता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ करता है। ठीक ऐसा कैसा ही मोशन अपनी जो अर्थ है उसका भी है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल मोशन, जिसके कारण जो है वो मौसम परिवर्तन होता है। यही अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर भी चक्कर लगा रही है, उसके कारण दिन और रात बनते हैं। तो ऐसा कैसा ये दो तरह के मोशन इलेक्ट्रॉन में भी हैं। तो अब हमको जिनका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए दोनों ही गतियों को, मोशन को अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों ही मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा उनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो उस इलेक्ट्रॉन का या वो उस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का जो स्पिन है वो अपोजिट है। जिसका क्लॉकवाइज स्पिन है उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा वो अलग होगा। एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन, उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अलग होगा, एक का एन होगा एक का एस होगा। लेकिन चूंकि इनके अपोजिट डायरेक्शन में, तो एन और एस जो है वो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक ही ऑर्बिटल में, वो एक दूसरे को जो है वो न्यूट्रल कर देंगे। तो जब एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो शून्य हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा दोनों का, लेकिन उनके अपोजिट होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका मैग्नेटिक मोमेंट शून्य होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देते हैं उन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन पेयर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक कंपाउंड। और इसके अलावा जो जिसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। अब देखिए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उनको हम ऐसा कहें कि वो जो है कंपाउंड जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड है उनकी क्या विशेषता होती है? इनकी पहली विशेषता ये होती है कि इस तरह के जो कंपाउंड है, एलिमेंट है और इसके जो एटम है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी संख्या भी ठीक ठाक होगी, जिससे क्या होगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेंगे, स्पिन या ऑर्बिटल मोशन करेंगे, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर दें, मैग्नेटिक मोमेंट को न्यूट्रल कर दें। इसलिए उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो
एग्जिस्ट करेगा, और जो वो एग्जिस्ट करेगा तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा, इस तरह के जो एलिमेंट हैं, इस तरह के कंपाउंड है, उनका यदि हम एक पतला सा तार लें या बनाएं, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन रख दें, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा वो जो तार है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइंस है उनके पैरेलल आ जाएगा, मतलब उसके वो पैरेलल आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो ऐसा फील होगा कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर जो लाइंस है वो इसके अंदर से होकर जा रही है। वो हमको दिखेंगे तो नहीं, लेकिन वो जो तार उसके जब मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है वो पदार्थ जिसको हमने इसमें लटका रखा है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। दूसरा, इस तरह का जो है उसको पदार्थ या कंपाउंड उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस जो है जो एन से एस की तरफ जा रही है वो उसके अंदर से होकर जाएंगी, उसके अंदर से होकर जाएंगी। इससे ये हमको पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड या पदार्थ जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। हालांकि उसमें से लाइन दिखती नहीं है जाती हुई, लेकिन इसी बात को सिद्ध करने के लिए हमने इस तरह का तार लगाया जो पैरेलल हो जाता है मैग्नेटिक लाइंस के। इसके अलावा उस कंपाउंड को जब हम सर्किट के अंदर सेट करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाएंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है उसके कारण ये जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है पदार्थ का वो बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो पदार्थ है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर पदार्थ है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ रही है, संख्या बढ़ने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है। ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एलिमेंट है उसकी जो एटम है वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाएंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे वो है वो डाउन होने लगती है। तो पैरामैग्नेटिक जो कंपाउंड है उनकी टेम्परेचर के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाउन होती है। चलिए अब हम डायमैग्नेटिक पढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी वो इसका एकदम अपोजिट है। देखिए इससे पहले ये एक और बात को हम समझाते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसको हम किस रूप में कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोहर मैग्नेट्रोन में नापते हैं। एक BM बोहर मैग्नेट्रोन बराबर होता है He/4πmc। हाँ, ये सारे कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻2 और पर गॉस। H is the Planck constant, E charge of electron, C is the speed of light and M is the mass of electron। अब इसमें देखिए कि जो स्पिन मोशन निकालना है, म्यू को हम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए म्यू यूज कर रहे हैं हम, और दो तरह के स्पिन चल रहे हैं इसमें। एक तो चल रहा है ऑर्बिटल मोशन और एक चल रहा है स्पिन। स्पिन मोशन के लिए हमने निकाला है ये म्यू इज इक्वल टू, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये म्यू इज इक्वल टू ये √n+2 where n is equal to number of unpaired electron, n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये निकल जाएगा, स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। ये एक और है म्यू इज इक्वल टू G √s+1। तो ये जो G है वो है गायरो मैग्नेटिक रेशो, और S है जो है वो स्पिन नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरह से भी हम इसको निकालते हैं। अब इसमें आप देखिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला है इसके लिए एक और फार्मूला गॉस रूल जो यहाँ पर दे रखा है, यह है गॉस रूल। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो B है एलिमेंट का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, और H जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट कम है, B ज़्यादा है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और यदि H ज़्यादा है B कम है तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। इस तरह से होगा ये। अब हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिज्म। देखिए आप डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है। डायमैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं
उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी है, वो राउंड भी लगा रहे हैं, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन सब कुछ है उसमें, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड ना होकर के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो क्रिएट हो रही है, लेकिन एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऐसा होने के कारण दोनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को न्यूट्रल कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। जब वो जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा, तो इसलिए उस कंपाउंड को अपन बोलेंगे डाई मैग्नेटिक कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डाई मैग्नेटिज्म। इसकी प्रॉपर्टी ठीक उसके पैरामीट्रिक के उल्टी है। कैसे? इस तरह का जो पदार्थ है, कंपाउंड है, उसको अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक लाइंस जो है, जो एन से एस की तरफ जा रही है, वो उस कंपाउंड के अंदर से होकर जाएगी, कंपाउंड के ऊपर से जाएगी, सॉरी बाहर से जाएगी, लेकिन वो मैग्नेटिक लाइंस हमको दिखती तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो ये कंपाउंड है उसका एक पतला सा तार बनाकर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटकाते हैं, लटकाएंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक लाइंस के एकदम जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखें अपन इसका डायग्राम अपन देखने की कोशिश करते हैं इसका जो है, हाँ तो ये देखिए इस तरह से डायग्राम है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस है, इसके बाहर से जा रही है, देखिए बाहर से जा रही है। अब ये दिखते तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या, इसका एक तार बना के उसको लटकाया, लटकाएंगे तो तार कैसे हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे मैग्नेटिक लाइंस के रास्ते में खड़ा हो गया, ये परपेंडिकुलर उसके रास्ते को रोक रखा है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब जो पदार्थ है वो कैसा है, डाई मैग्नेटिक इन नेचर, जो है चुंबक के प्रति वो है निष्क्रिय स्वभाव अपना दिखा रहा है। मैग्नेटिक लाइंस इसके ऊपर से जा रही है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे। तो ये वाली स्थिति है। अब इसमें देखिए डाई मैग्नेटिक के लिए क्या होता है, इसको अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम शो होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कम शो होगा। ये कब क्रिएट होता है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो कम हो। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और यह डाई मैग्नेटिक इन नेचर शो होगा। Resultant paramagnetism of substances containing dimagnetism also is obtained by subtracting diamagnetic values। अब इसमें यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि जो पैरामैग्नेटिज्म है वो 100 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमैग्नेटिक से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक और होता है फेरोमैग्नेटिज्म। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो उसमें क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो फेरोमैग्नेटिज्म कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। किसी कंपाउंड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देता है, उसे तो हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और यदि मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें उसके बावजूद भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो उस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, और इस प्रॉपर्टी को अपन कहेंगे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और इसके अलावा उसमें साइज का भी अंतर होता है। तो इसमें जो पहला रीजन है वो देखिए आप, देयर शुड बी लिटिल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एनर्जी लेवल्स एंड एटम्स should be closer to that their atomic orbitals may overlap slightly to form covalent bond। उनका जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमम होता है, इस वजह से जो है वो उनमें फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है becomes greater than इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है देन द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। फेरोमैग्नेटिक नेचर शो कौन करते हैं, ये तीन एलिमेंट है FeCO Ni। ये ग्रुप 8 के अंदर है, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो 8 होता है, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, उसके बाद जो आता है 8th ग्रुप, उसमें है ये उसके 3 भाग है, उसमें आता है ये FeCO Ni।
ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इसमें एक जो छोटा सा टॉपिक भी दे रखा है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या शो होता है, जैसा कि पहले बताया था कि एक तो स्पिन मोशन होता है और एक ऑर्बिटल मोशन होता है। हम जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे वो इन दोनों का टोटल करके निकालेंगे। तो स्पिन मोशन को हम एस से शो कर रहे हैं और ऑर्बिटल मोशन को एल से शो कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल एस और स्मॉल एल, अगर खूब सारे इलेक्ट्रॉन है और उन सबका टोटल करना है, हमको सम करना है, तो वो फिर कैपिटल एस और कैपिटल एल काम में लिया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए सोडियम है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम स्पिन का हम स्मॉल एस लेंगे और ऑर्बिटल मोशन के लिए स्मॉल एल लेंगे, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन का हमको टोटल स्पिन को काउंट करना है। तो जो टोटल 11 एस होंगे, एस प्लस ऐसे 11 एस होंगे, उनका एक आ जाएगा साइन कैपिटल एस। ऐसे ही टोटल 11 जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो टोटल ऑर्बिटल मोशन है वो टोटल कितना आ जाएगा, कैपिटल एल। तो ये जो कैपिटल एल है उसको हम इस फार्मूले से शो कर रहे हैं। देखिए, म्यू एस प्लस एल, कैपिटल एस प्लस एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4s एस प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन। इससे जो है वो हमको कंप्लीट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एलिमेंट का पता चलता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे एक नया टॉपिक लेके आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।